हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ साथियों, आज हम फिर आप लोगों के सामने लेके आए हैं हिंदी के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। साथियों, आज की क्लास में हम लोग 110 क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए 100% लाभदायक होगा। तो 450 पार अगर नंबर आपको लगना है तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना होगा। और इतना अगर आप लोग याद कर लेते हैं पूरे बुक के निचोड़ से साथियों, गद और पद जो है आपके टोटल क्लियर हो जाएगा इस प्रश्न से। तो चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें और फटाफट से जुड़ जाए लाइव क्लास में। और 12th बिहार बोर्ड स्पेशल ये क्लास है 2024 वालों के लिए। हिंदी के टोटल जितने भी बुक से प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। स्टार्ट करते हैं फटाफट से पहला सवाल से। आपके स्क्रीन के सामने है पहला सवाल। और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। इसी वीडियो के नीचे जब आप लोग जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए। फटाफट से आप लोग शेयर कर देंगे सभी लोग क्लास को। और पहला सवाल का आंसर बताएंगे। कहता है अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है। अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी। गांव का घर, हार जीत, अधिनायक या पुत्र वियोग। सभी ऑप्शन, चार ऑप्शन आपको पूरी तरह से यहाँ पे दिख रहा होगा। और फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है। तो अशोक वाजपेयी यहाँ पे जो है हार जीत का क्या है कविता के लेखक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हार जीत जो है वो अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। दूसरा नंबर कहता है अशोक वाजपेयी की माँ का नाम बताइए। अशोक वाजपेयी जी का माँ का नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है। अशोक वाजपेयी जी का माँ का नाम बताइए। विमला देवी, श्यामला देवी या निर्मला देवी, इनमें से कोई नहीं। तो अशोक वाजपेयी जी का माँ का नाम जो था वो साथियों निर्मला देवी था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। अशोक वाजपेयी जी की माँ का नाम निर्मला देवी था। और हर एक क्लास में हम आपको ये बोलते हैं साथियों कि लेखक के परिचय से अगर आपसे 50 नंबर का क्वेश्चन लगाना होता है, राइट 50 नंबर, तो मान के चलिएगा कि 25 से 30 प्रश्न ऐसे होंगे जो लेखक के परिचय से सिर्फ आपसे पूछा जाएगा। याद रखिएगा लेखक के परिचय में क्या क्या आ जाएगा। लेखक का नाम, उनका जन्म और मृत्यु याद रखिएगा, उनके माता और पिता का नाम याद रखिएगा, और उनका जो जन्मे हुए कहाँ पे है, कौन से राज्य में है, ये सब याद रखिएगा। इसी से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और फिर से 2024 में भी ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कहता है अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था, तो निर्मला देवी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। 3 नंबर सवाल है कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। अशोक वाजपेयी की, रघुवीर सहाय की, विनोद कुमार शुक्ल या मुक्ति बोध की है। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, विनोद कुमार शुक्ल या मुक्ति बोध। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट से आना चाहिए कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। अशोक वाजपेयी जी की है, रघुवीर सहाय या विनोद कुमार शुक्ल की है या मुक्ति बोध की है। तो एक पतंग अनंत में ये जो है अशोक वाजपेयी जी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा। अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है एक पतंग अनंत में। तो याद रहेगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 नंबर सवाल का जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे चलते हैं फटाफट से 4 नंबर सवाल की ओर। कहता है 4 नंबर की एक पतंग अनंत में, ये तो हमने देख लिया रघुवीर किसका है साथियों। यहाँ पे एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, और ये क्या था एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अशोक वाजपेयी, इसका राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा, अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। आगे चलते हैं 5 नंबर सवाल पे। कहता है एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। फिर से वही सवाल है, रिपीट है, ये भी अशोक वाजपेयी। 6 नंबर सवाल पे चलते। कहता है एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। फिर से रिपीट किया गया है और बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे रिपीट है। लगभग 8 प्रश्न यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर कहता है हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है। हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया बताइए। जीत का, हार का, हार और जीत का, इनमें से कोई नहीं। तो हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है, तो हार का प्रश्न उठाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। 10 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कहता है अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से MLA किया। एम ए किया किस कॉलेज से। किसने, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से MA किया बताइए। रामजस कॉलेज दिल्ली से या सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, दौलत राम कॉलेज दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से MA किया।
तो अशोक वाजपेयी का नाम जब आएगा तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से किया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। पीडीएफ लेने के लिए आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा साथियों, आंसर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और हार जीत क्या है बताइए, गद्य काव्य है, गद्य कविता है, कहानी है या निबंध है? हार जीत का यहाँ पे बात किया गया है क्या है, जी हार जीत क्या है, एक प्रकार का गद्य कविता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हार जीत एक प्रकार का क्या है, तो कविता है, गद्य कविता है। कविता में भी कौन सी है, तो गद्य कविता, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 12 नंबर की, सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की कौन सी रचना है, इसका जवाब आप लोग बताएंगे। पुत्र वियोग है, करवक है, छप्पे है या पद है? सूरदास की यहाँ पे पूछा गया, तो सूरदास सबसे ज्यादा पद लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, डी राइट होगा। इसको कैसे याद रखिएगा, सूरदास, यहाँ भी द रहा है और यहाँ भी लास्ट में द रहा है, तो सूरदास की कौन सी रचना हो गया, पद हो गया, याद रखिएगा पद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं फटाफट से। कहता है सूरदास किस भक्ति के कवि है, बताइए। सूरदास किस भक्ति के कवि है? राम भक्ति के, कृष्ण भक्ति, मातृ भक्ति या देशभक्ति? तो सूरदास जो थे किस भक्ति के कवि थे, तो ये सबसे ज्यादा कृष्ण की भक्ति करते थे, कृष्ण भक्त के कवि थे कौन, सूरदास, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट है। और ये प्रश्न एमबीबीआई है, आपके एग्जाम के लिए 2024 में पूछे जाने की संभावना ऐसे प्रश्न की बनती है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। 14 नंबर कहता है सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है, यानी इतना दिन पुराने ये जन्मे थे कि इनका अनुमानित जन्म तिथि का पता लगाया जाता है। तो याद रखिएगा 1475, कब, 1475 इसका अनुमानित जन्म तिथि, याद रखिएगा। यही आपसे पूछा जाएगा और सेम टू सेम ऐसे ही पूछा जाएगा। सूरदास से बात करें तो आपका इनका जन्म निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये वीवीआई एमवीवीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 15 नंबर कहता है सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया। नरहरिदास था या विठल नाथ था, बलमाचार्य था या आनंद दास था? सूरदास के गुरु का नाम पूछा गया आपसे, तो क्या था, विठल ब्रह्मचार्य, क्या था, बल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 16 नंबर कहता है विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? विनोद कुमार शुक्ल की यहाँ पे बात किया है और कौन सी कविता लिखी है आपसे पूछा गया। अधिनायक लिखी है, प्यारे नन्हे बेटे को, या पुत्र वियोग, या हार जीत? तो विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? चारों ऑप्शन आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा यहाँ पे। कौन सी कविता लिखी है यहाँ पे, कौन, विनोद कुमार शुक्ल। तो प्यारे नन्हे बेटे को ये किसके द्वारा लिखा गया है? विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का क्या है, तो ये कविता है, ये भी याद रखिएगा। तो एमबीबीआई प्रश्न ऐसे ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, 2024 में पूछा जाने की संभावना है, इसलिए इसे प्रश्न को इंक्लूड किया गया है आपके इस पीडीएफ में। 17 नंबर सवाल है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़। तो बताइए विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? सभी का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट है। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, विनोद कुमार शुक्ल का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 18 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? देखिए इसी प्रकार का लेखक के परिचय से प्रश्न आपसे बनता है और इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है। उनके जितने भी रिलेटेड होंगे सभी से प्रश्न पूछा जाएगा। माता पिता, भाई बहन, क्या था नहीं था, उसके सबसे लेखक परिचय से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। 25 से 30 ऐसे ही प्रश्न आपको लेखक के परिचय से पूछा जाएगा। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, इसका जवाब आप लोग बताएंगे फटाफट से। 1 जनवरी 1937, जो कि बिल्कुल राइट है। 1 जनवरी 1937 को विनोद कुमार शुक्ल का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगला नंबर 19 नंबर सवाल, प्यारे नन्हे बेटों को कविता किस शैली में लिखी गई है? प्यारे नन्हे बेटों को कविता किस शैली में लिखी गई है? व्यंग्यात्मक शैली, वार्तालाप शैली, वार्तालाप जिसे कहते हैं, और प्रतीकात्मक शैली यहाँ पे होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे नन्हे बेटों को कविता किस शैली में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए बी जो होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से। तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तुलसीदास यहाँ पे है किस शाखा के कवि है, बताइए फटाफट से। तुलसीदास जो है किस शाखा के कवि है? राम मार्गी है, कृष्ण मार्गी है, प्रेम मार्गी है, या ज्ञान मार्गी?
तो तुलसीदास की यहाँ पे बात किया गया है और सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट से आना चाहिए। किस शाखा की कमी है? तो ये राम मार्गी है। क्या है? ये राम के भक्त थे, यानी तुलसीदास जी थे, ये राम मार्गी शाखा के कवि है। ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 21 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कहता है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ बताइए। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1540 में, 1543, 1575 या 1550 में? तो तुलसीदास का जो जन्म है ये 1543 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1543 ईस्वी में क्या हुआ था? तुलसीदास जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनका जन्म अनुमानित नहीं, फिक्स बताया जाता है कि 1543 में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जो होगा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है सभी का, बिल्कुल 1543 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं, 22 नंबर सवाल पे। कहता है तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ये भी फिक्स है इनका कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? 4 ऑप्शन में फटाफट से बताएंगे कि तुलसीदास का जन्म जो है बिहार के, सॉरी, किस देश में हुआ था, भारत के किस राज्य में? तो भारत में हुआ था ये तो पता है, लेकिन किस राज्य में हुआ था तुलसीदास का? तो उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में तुलसीदास जी का जन्म है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है, जिसे यूपी कहते हैं। आगे अगला नंबर सवाल पे, 23 नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया? दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया था बताइए। अपना परिचय किस रूप में दिया? किसने? दूसरे पद में किसने? तुलसी ने। निर्बल के रूप में, दाता के रूप में, भिखारी के, या इनमें से कोई नहीं? तो दूसरे पद में जो है ये भिखारी के रूप में अपना परिचय देते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है इस प्रश्न के लिए। अपने आप को क्या बोलते हैं? भिखारी बोलते हैं, और परिचय वो अपना भिखारी के रूप में देते हैं। अगला नंबर, तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तो इनको तो सिर्फ क्या चीज का भूख है? भक्ति का भूख है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। तुलसीदास जी को किस चीज का भूख होता है? तो वो भक्तिमय था, यानी उनको भक्ति का भूख था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। यस का कहेगा, गलती धन का कहे, इनमें से कोई नहीं, कैसे नहीं होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। बी के जगह पर अगर कुछ और रहता और वो ऑप्शन में नहीं रहता तो इनमें से कोई लगा सकते थे। 25 नंबर सवाल है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना तुलसीदास की है? सूरसागर है, विनय पत्रिका, पाश्चात्य है, या पद्मावत है? तो कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो विनय पत्रिका जो है इनका है, किसका? तुलसीदास जी का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो होगा विनय पत्रिका, ये बिल्कुल राइट है। विनय पत्रिका किसका है? तो ये तुलसीदास जी का है। अगला नंबर सवाल कहते हैं तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? तुलसीदास के पठित पद जो है किस भाषा में है? मैथिली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली है, या अवधी है? तो तुलसीदास के पठित पद जो है ये साथियों अवधी भाषा में है। किसमें है? अवधी में है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अवधी में ये भाषा में लिखा गया है। 27 नंबर है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे? बताइए, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो ये भक्ति काल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? रघुवीर सहाय, या गजानन माधव मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, या अशोक वाजपेयी? तो जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध के है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध की है क्या? जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं, 29 नंबर, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, ऐसे प्रश्न आपसे निश्चित रूप से पूछा जा सकता है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में, दिल्ली, छत्तीसगढ़, या पंजाब में? तो सभी का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए फटाफट से। और फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को खास और ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और फटाफट से क्या करें? शेयर कर दे। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है साथियों ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। 30 नंबर सवाल है कि कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? मुक्तिबोध की यहाँ पे कौन सी रचना है इनमें से? बताइए। 30 नंबर सवाल है और मुक्तिबोध की यहाँ पे रचना पूछा गया। दिव्यदान की है, मुझे चांद चाहिए, या भोर का तारा, या चांद का मुंह टेढ़ा? तो कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? तो चांद का मुंह टेढ़ा जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही ये मुक्तिबोध की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। पीडीएफ लेने के लिए अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में
टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं 31 नंबर, छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है? छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है ये आप बताएंगे। सूरदास है, कबीरदास है, नाभादास है या तुलसीदास है? तो छप्पे शीर्षक के रचयिता जो है ये नाभादास है। कौन है साथियों? नाभादास, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है? तो वो नाभादास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर, नाभादास की अस्थायी निवास कहाँ है? नाभादास के अस्थायी निवास कहाँ पे है? वृंदावन, हरिद्वार, काशी, इनमें से कोई नहीं। नाभादास का अस्थायी निवास यहाँ पे पूछा गया कहाँ पे है। फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे, अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आंसर को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो रिकॉर्डेड में देखना चाहते हैं और जो रिकॉर्डेड में देख रहे हैं वो क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स, जो स्पेशल कमेंट बॉक्स होता है, लाइव नहीं, जो परमानेंटली कमेंट बॉक्स होता है उसको खोलिए और आंसर क्या कीजिए, यहाँ पे सवाल वाइज आंसर देते चलिए। जो यहाँ पे राइट ऑप्शन होता है वो, क्योंकि जब आपका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आपको आंसर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, सिर्फ क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप आंसर के लिए डायरेक्ट वीडियो में आके कमेंट बॉक्स को देख के लगा सकते हैं। तो नाभादास की अस्थायी निवास कहाँ पे है? तो ये वृंदावन में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। कबीर किसमें भेद नहीं करते? कबीर जो है किसमें भेद नहीं करते? अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, गोरे काले में या हिंदू मुसलमान में? तो कबीर में क्या खासियत है, वो किसमें भेद नहीं करते? इसका जवाब आप लोग बताएंगे। अमीर गरीब बिल्कुल नहीं, अच्छे बुरे बिल्कुल नहीं, गोरे काले नहीं, हिंदू और मुसलमान में ये क्या करते? भेदभाव नहीं करते। कौन? कबीर, याद रखिएगा, जिसे कबीरहा हम लोग बोलते हैं, वही। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 34 नंबर कहता है, नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? नाभादास का जो उदय है हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? इसका जवाब आप लोग बताएंगे। आधुनिक काल, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल? तो नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? ये भक्ति काल में हुआ था। किस काल में साथियों? भक्ति काल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। नाभादास का क्या हुआ था भक्ति काल में? हिंदी साहित्य किस काल में हुआ था नाभादास का उदय? तो भक्ति काल, याद रखिएगा। 35 नंबर सवाल है कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी? तो ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता यहाँ पे लिखी थी? हार जीत, गांव का घर, व्यांग या पुत्र वियोग? तो ज्ञानेंद्र पति जी ने लिखा था वो गांव का घर लिखा था। क्या लिखा था? गांव का घर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। बात करें प्रश्न की, एमबीवीआई प्रश्न है और गेस क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। अगला नंबर सवाल पे बढ़ते हैं 36 नंबर, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है? ज्ञानेंद्र पति जी किस काल के कवि है? तो यह आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विद्यालय से किए? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो है पटना विश्वविद्यालय पटना से किया था, याद रखिएगा। 38 नंबर है कि दूध डूबे अंगूठे की छाप किनके है? दूध डूबे अंगूठे की छाप किनका है? दादी का, माँ का या बूढ़े ग्वाल दादा का? इनमें से कोई नहीं, किसी का नहीं। तो दूध डूबे अंगूठे की छाप किसका होता है? बूढ़े ग्वाल दादा के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। 39 नंबर, भूषण ने कौन सी कविता लिखी? बताइए, भूषण ने कौन सी कविता लिखी? छप्पे बिल्कुल गलत, पद ये भी गलत, करवक ये भी गलत, कवित लिखे थे। क्या भूषण ने क्या लिखे थे? कवित लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 नंबर सवाल पे चलते हैं फटाफट से। कहता है, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? तो ये भी सवाल पूछा जाता है और भूषण से जो है हमेशा एमबीबीआई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भूषण में कौन सी रचना की थी? खड़ी बोली गलत, ब्रज भाषा का उपयोग उन्होंने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्रज भाषा का उपयोग कौन किया था? भूषण किया था। क्या लिखने में? कविता। आगे 41 नंबर है कि कौन सी कृति भूषण की है? कौन सी ऐसी कृति है जो भूषण की है? बताइए फटाफट से। भूषण की कौन सी कृति है? अष्टयाम, शिवा वापनी या साहित्य लहरी? तो यही है ऑप्शन नंबर बी जो है साहित्य लहरी, यही भूषण, सॉरी शिवा वापनी होगा। यहाँ पे क्या होगा? शिवा वापनी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। भूषण के प्रिय नायक है। भूषण के प्रिय नायक कौन है? बताइए। 4 ऑप्शन आपको पूरी तरह से स्क्रीन पे दिख गया होगा। प्रिय नायक पूछा गया भूषण की। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाला जो है ये भूषण के प्रिय नायक है। क्या है? भूषण के प्रिय नायक कौन है? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाला। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल पर बैठते हैं 43 नंबर, करवक के कवि कौन है? करवक के कवि कौन है?
तो ये मलिक मोहम्मद जैसी जी है, याद रखिएगा कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। जैसी के पिता का नाम क्या था? जैसी जी के पिता का नाम क्या था? तो शेख मोहम्मद गलत है, शेख यमरेज था। क्या था? शेख यमरेज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। और जैसी के पिता का नाम जो है, ये प्रश्न जो है बार बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। 2023 के भी एग्जाम में पूछा गया, 2019 के एग्जाम में भी ऐसा सवाल पूछा गया था। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 45 नंबर, जायसी थे। जायसी क्या थे बताइए? जायसी जी क्या थे? धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे, इनमें से कोई नहीं। तो जायसी जो थे वो एक प्रकार का क्या थे? फकीर थे। क्या था साथियों? फकीर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट होगा। 46 नंबर, जायसी किस तरह के कवि है बताइए? जायसी जी किस तरह की कवि है? यहाँ पे जायसी जी है, यहाँ पे किस तरह के है? तो ये सूफी कवि है। क्या है? सूफी कवि है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 47 नंबर सवाल है कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? जायसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। कहां पे हुआ था? जायसी जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ एकदम राइट है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 48 नंबर कहते हैं जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? तो ये जो है अपनी आंख की जो उपमा है ये दर्पण से करते हैं। किससे करते हैं? दर्पण से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। जैसी जी अपनी आंख की जो उपमा देते हैं वो अपने दर्पण से देते हैं। दर्पण जिसे आप रोज देखते हैं, शीशा जिसे बोलते हैं। 49 नंबर सवाल, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी? शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी? इसका जवाब बताइए। पुत्र वियोग, उषा, हार जीत या अधिनायक? तो शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी थी? तो ये उषा लिखी थी। क्या लिखी थी? उषा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था? किस कोश का संपादन किया किन्होंने? शमशेर बहादुर सिंह ने। तो ये उर्दू हिंदी का कोश था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल राइट होगा। 51 नंबर सवाल है कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया था? बीए जो है ये इलाहाबाद से किया था। कहां से? इलाहाबाद, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बीए किया था। क्या बीए किया था? कौन? शमशेर बहादुर सिंह। 52 नंबर है कि उषा का जादू कब टूट जाता है? उषा का जादू कब टूट जाता है? इसका जवाब बताइए। तो ये जो है उषा का जादू सूर्योदय जब होता है तो उषा का जादू टूट जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। और सवाल जो है ये बार बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 53 नंबर पर कहता है रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी? रघुवीर सहाय जी थे, ये कौन सी कविता लिखे थे? पुत्र वियोग, ये गलत है। गांव का घर भी गलत। अधिनायक, जी हाँ बिल्कुल राइट है। अधिनायक जो है यही लिखा था। कौन? रघुवीर सहाय ने। रघुवीर सहाय जी ने क्या लिखा था? अधिनायक लिखा था। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। सभी प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट है गेस क्वेश्चन से। 24 नंबर सवाल पे चलते हैं। अधिनायक कौन है? विपक्षी दल है, सरकारी सेवक है, सत्ताधारी वर्ग है या इनमें से कोई नहीं? तो अधिनायक जी है यहाँ पे एक सत्ताधारी वर्ग से आते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है इस प्रश्न के लिए। अधिनायक कौन है? तो वो सत्ताधारी वर्ग है। 55 नंबर सवाल है रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? रघुवीर सहाय आधुनिक काल की कवि है। कहाँ की है? आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हरचरण कौन है? हरचरण यहाँ पे कौन है? तो घर का नौकर है। कौन है साथी? यहाँ पे घर का नौकर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। हरचरण कौन है? घर का नौकर है। अगला नंबर सवाल 57 नंबर, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, कविता है? तो दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। 58 नंबर, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? एक प्रकार का कविता है, याद रखिएगा। आत्महत्या के विरुद्ध एक प्रकार का क्या है साथियों? कविता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। 59 नंबर सवाल है रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थल जो है यहाँ पे लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी एकदम राइट हो जाएगा। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ पे है? तो वो लखनऊ में है। 60 नंबर सवाल है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन है ये मलियज द्वारा मलियज लिखे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन होगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक मलियज को श्रेय जाता है। बी जो होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है। तो फटाफट से एक बार फिर से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास
जितने भी ग्रुप है सभी में वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट में आप लोग अपना अपना आंसर लिखते चले। मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? तो मलियज का जन्म कहाँ हुआ था, इसका जवाब आप लोग बताएंगे। मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़, अलीगढ़, आजमगढ़ या रामगढ़? तो मलियज का जन्म जो है ये आजमगढ़ में हुआ था। कहाँ पे? आजमगढ़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? मलियज जी ने किस मंत्रालय में नौकरी किया था? कृषि मंत्रालय, रेल मार्ग, वित्त मार्ग या शिक्षा मंत्रालय? तो मलियज जी तो ये कृषि मंत्रालय में थे। कहाँ पे था? कृषि मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 63 मलियज का जन्म हुआ था। मलियज जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, इसका जवाब बताइए। 1935, 1942, 1944, 1936? मलियज जी का जो जन्म है ये 1935 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1935। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 64 नंबर सवाल है कि सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है? अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना बाकी है, जैसे सिपाही की मां या अर्धनारीश्वर, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका वेटेज ज्यादा रहता है आपके एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन आना बाकी है। तो सिपाही की मां लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नामवर सिंह या उदय प्रकाश? सभी लोग इसका जवाब फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये मोहन राकेश जी है। कौन है साथी? यहाँ पे मोहन राकेश इसका राइट हो जाएगा। सिपाही के मां एकांकी है एक प्रकार का, ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, और एक यहाँ पे तो बना है, लेखक का नाम पूछा है तो ये मोहन राकेश है। 65 नंबर सवाल है कि मानक की मां का नाम क्या है? मानक की मां का नाम पूछा गया। कुंती, मुन्नी, विष्णु, इनमें से कोई नहीं। तो मानक की मां जो है कौन है साथियों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है मुन्नी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानक की मां का नाम क्या है? मुन्नी है, सॉरी विष्णु है, याद रखिएगा। इनकी बहन का नाम मुन्नी है, ये याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 66 नंबर, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया था? लड़ने वर्मा गया है, इसका जवाब बताइए। किस युद्ध में मानस किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? बड़ी अच्छी एकांकी यहाँ पे, आप लोग इसे जब पढ़ेंगे तो बड़े मजा आएगा। तो सिपाही के रूप में लड़ने कहाँ गया था साथियों? ये द्वितीय विश्व युद्ध में गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। किसकी मां पागल हो गई है? किसकी मां पागल हो गई है? मानक की, सिपाही की, चौधरी की या दीनू की? तो ये जो है किसकी मां पागल हो गई है साथियों? यहाँ पे मानक की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। मानक की मां जो है वो पागल हो जाती है अपने बेटे के खातिर। तो 67 नंबर का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? 67 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 68 नंबर पे कहते हैं मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी? मुन्नी की उम्र जो है उस एकांकी में वो कितनी दिखाई गई, इसका जवाब आपको बताना है। मुन्नी की उम्र कितनी थी? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 16 वर्ष? तो मुन्नी की उसमें जो उम्र दिया गया साथियों वो कितनी है? 14 वर्ष है, अभी नाबालिग है। ऑप्शन नंबर 17 यहाँ पे राइट है। 69 नंबर, निम्नलिखित में से विष्णु की पड़ोसिनी कौन है? आभा, बिमला, कुंती या माधुरी? तो ये कुंती जी थी। ये क्या था? कुंती यहाँ पे विष्णु की क्या थी? पड़ोसन थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। फटाफट से आगे 70 नंबर सवाल पर चलते हैं। सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? लाहौर, बर्मा, बंगाल या जापान में? तो ये वर्मा में हो रही थी। ऑप्शन नंबर बी वहीं पे मानक गया था लड़ाई लड़ने। 71 नंबर है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है? तो ये जो था ये ऑप्शन नंबर जवाहरलाल नेहरू इसका राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, और ये जो लाइन लिया गया है ये संपूर्ण क्रांति से लिया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा। 72 नंबर, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? तो ये जो होगा जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा जाता है यहाँ पे? रूस, ब्रिटेन, जापान या अमेरिका? तो ये जो है अमेरिका का दलाल कहा जाता है किनको? जयप्रकाश नारायण जी को, जो संपूर्ण क्रांति नामक भाषण कब दिया था? 1974 ईस्वी में दिया था, याद रखिएगा। फिर से यही सवाल आ गया कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर ने, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई या ईश्वर अय्यर ने? तो संपूर्ण क्रांति का नारा पटना में दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? तो वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। नारा है ये किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का क्या है? तो भाषण है, ये भी याद रखिएगा। कब दिया गया था? 1974 को दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तिरिच है, रोज है, उसने कहा था, सूक्ष्म जीवन?
तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिसे शॉर्टकट में अज्ञेय जी बोलते हैं, ये रोज कहानी लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। 75 नंबर, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर की पत्नी का नाम बताइए। तो ये मालती थी। क्या थी? मालती थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्या था? महेश्वर की पत्नी का नाम था। तो लेखक के परिचय से सबसे ज्यादा प्रश्न अभी तक आया होगा, आशा है 75 क्वेश्चन तक जो हमने अभी तक किया है, लेखक के परिचय से सबसे ज्यादा है। किसे? परिचय से। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं अगर 50 क्वेश्चन का टिक आपके एग्जाम में लगाना है तो 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लेखक के परिचय से पूछा जाएगा, याद रखिएगा। और लेखक के परिचय के सभी सवाल को आप लोग बिल्कुल इस क्लास के माध्यम से याद कर लीजिए। अगला नंबर सवाल है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर रोज कुछ न कुछ फल लेके आया करता था, तो कौन सा वहां पे फल लेके आया था? कौन? महेश्वर। आम, केला, सेब या संतरा? तो जो महेश्वर जो था वो क्या लेके आया था? आम लेके आया था। क्या लेके आया था? आम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट है। आम लेके आया था कौन? महेश्वर। अगला नंबर 77 नंबर, मालती की पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था? तो ये गैंग्रीन एक प्रकार का बहुत ही घातक बीमारी था और मालती की पति जो महेश्वर था वो गैंग्रीन नामक बीमारी का क्या किया था? ऑपरेशन करके वहां से लौट रहा था। 78 नंबर जो है, जे कृष्ण मूर्ति, इनमें से कौन सी रचना है जे कृष्ण मूर्ति की? तो जे कृष्ण मूर्ति की यहाँ पे एक प्रकार का शिक्षा जो है इन्हीं का क्या है? रचना है। शिक्षा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, जे कृष्ण मूर्ति। परिचय याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि जे शिक्षा रचना किनकी है, तो जे कृष्ण मूर्ति वहां पे आपको बताना होगा। आगे चलते हैं हम लोग। 79 नंबर है कि जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ? बताइए। तो जे कृष्ण मूर्ति का जो जन्म है ये कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पे? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल राइट है। कर्नाटक में क्या हुआ था? जे कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे इस प्रश्न के लिए राइट है। फटाफट से शेयर और सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद रवि चैनल को और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। अभी मात्र 30 मिनट हुए हैं और हमने 80 क्वेश्चंस को कर लिया है, याद रखिएगा। और अभी भी बाकी है हमारे पास 30 क्वेश्चंस, तो आप लोग लगातार लास्ट तक जरूर बने रहे। जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895, 18 जून 1892, 23 मई 1898 या 15 अगस्त 1902 में? तो जे कृष्ण मूर्ति का जन्म जो हुआ था 12 मई 1895, याद रखिएगा। कब? 1895 याद रखिएगा। जे कृष्ण मूर्ति का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बातचीत क्या है? एकांकी, कहानी, यात्रा स्मरण, ललित निबंध? तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत वो प्रकार की ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 82 नंबर, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है ये भारतेंदु युग के निबंधकार है। किसकी? भारतेंदु युग की क्या है? निबंधकार है। असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जी हाँ, ध्यान से सुनिए। असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है, इसका जवाब आप लोग कहाँ देंगे? फाइनली कमेंट बॉक्स में देंगे, मेन कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। कहता है बातचीत किस विधा की रचना है? आलोचना है, गीत है, शोध है, निबंध है? तो एक प्रकार की निबंध है और ललित निबंध अगर रहेगा तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन वही होगा। 84 नंबर, नामवर सिंह कौन सी रचना है? नामवर सिंह की यहाँ पे कौन सी रचना है पूछा गया। अर्धनारीश्वर है, ओ सदा नीरा है, प्रगति का समाज या तिरिच है? प्रगीत का समाज जो है यही नामवर सिंह की क्या है? रचना है। इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 85 नंबर है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के जो गुरु थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नामवर सिंह के गुरु की बात जब भी आएगी हजारी प्रसाद द्विवेदी मार्क के आइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा बी जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। 86 नंबर है, संघर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है? संघर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता नागा अर्जुन है या मुक्ति बोध है, केदार सिंह है या त्रिलोचन है? संघर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है? यहाँ पे आपको बताना है। नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदार सिंह या त्रिलोचन? तो मुक्तिबोध जी क्या है? संघर्ष स्वीकारा है कविता के क्या है?
रचयिता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। 87 नंबर सवाल है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति प्रगीत और समाज क्या है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज एक प्रकार का क्या है, तो वो एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। 88 नंबर उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है, तो उदय प्रकाश जी जो लिखे थे वो तिरिच लिखे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। तिरिच ऐसी प्रजाति थी जो किसी को काटता था तो मरने की संभावना सबसे ज्यादा उसकी रहती थी। तो उदय प्रकाश जी इनको लिखे हैं तिरिच को, और बड़ी भयावह इस कहानी का क्या है सारांश जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही भयावह इस कहानी को लगेगा। तिरिच है उदय प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन हमेशा इस चैप्टर से बनते हैं, और जब बनते हैं तो 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपसे पूछा जाता है। नवासी तिरिच क्या है, जंगली सांप है, दरियाई घोड़ा है, भेड़िया है, या विष खापर जहरीला लिजार्ड है। तो ये विष खापर होता है, जहरीला लिजार्ड जिसे बोलते हैं, तिरिच है, जंगल में रहता था और काट लिया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। 90 नंबर सवाल है तिरिच कैसी कहानी है, मिथकीय है, मनोवैज्ञानिक है, सांस्कृतिक है, या प्रतीकात्मक है। तो ये बिल्कुल प्रतीकात्मक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन। 91 नंबर सवाल है उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, कब हुआ था उदय प्रकाश जी का जन्म, 1 जनवरी 1952, 20 फरवरी 1948, 18 जून 1944 या 12 जुलाई 1944 को। उदय प्रकाश जी का जन्म जो हुआ था 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1952 को। सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे हिंदी में पूछा जाता है तो लेखक के परिचय से पूछा जाता है, उनके जन्म और मृत्यु से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, उसके बाद उनके माता पिता का नाम आपसे पूछा जाता है। जूठन के रचनाकार कौन है, जूठन के रचनाकार यहाँ पे कौन है, मोहन राकेश है, उदय प्रकाश है, ओम प्रकाश वाल्मीकि या बालकृष्ण भट्ट। तो जूठन के रचनाकार कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के रचनाकार है, याद रखिएगा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा, भाई ने, पिता ने, माँ ने, भाभी ने। तो ये जो था ये पिताजी ने देखा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल राइट होगा आंसर। कलीराम मास्टर था, उनका काला क्या था, दिमाग भी था, और क्या करते थे वो बच्चे से क्या कहते थे, झाड़ू लगवाते थे। क्यों, दलित देखकर इसलिए उसे लगवाते थे। तो वो पिताजी ने उन्हें देख लिया था और बड़ी ही डांट पड़ी थी शिक्षक को, कलीराम को। 94 नंबर सवाल है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है, समाजवादी आंदोलन, गलत, दलित आंदोलन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इस प्रश्न का जो होगा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगला नंबर है 95 नंबर, जूठन क्या है, रेखाचित्र है, शब्द चित्र है, कहानी, आत्मकथा। जूठन एक प्रकार का कहानी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट है। 96 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, सिपाही की मां, जूठन, ओ सदानीरा या तिरिच। ओ सदानीरा है, यही जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया, तो अंग्रेज ठेकेदार जो था दलहन, नील, गेहूं या तिलहन। तो ये जो था नील की खेती का क्या किया था, विस्तार किया था। 1/3 क्या था, भाग देता था किसान को, कौन, नील की खेती में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। 98 नंबर सवाल, ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की सांस्कृतिक पर लिखी गई है, सारण, तिरहुत, मैथिली या चंपारण। तो ये चंपारण पर लिखी गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा डी राइट होगा। 99 नंबर सवाल है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, जंगलों की कटाई है, नदियों की अधिकता है, नदियों का तीव्र धारा, इनमें से कोई नहीं। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है ये क्या होगा, जंगलों का काटना हो जाएगा। क्या होगा, जंगलों का काटना सबसे मुख्य, जंगल का नष्ट होने का रहस्य माना जाता है, याद रखिएगा। बाढ़ का मुख्य कारण भी से ही माना जाता है। 100 क्वेश्चंस मात्र हमने 40 मिनट अभी लगा नहीं और कर लिया। गांधी चंपारण कब आए थे, गांधी जी चंपारण में कब आए थे, इसका जवाब बताइए। 11 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो गांधी जी ने चंपारण अप्रैल 1917 ईस्वी को आए थे। कब आए थे, अप्रैल 1917 को।
101 नंबर क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार जो है भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। 102 नंबर सवाल है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? बाल गंगाधर तिलक के। लाला लाजपत राय यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। 103 नंबर सवाल है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? 23, 24, 25 या 26? तो ये जो था 1926 में किया था, याद रखिए, भारत सभा का संगठन किया था। 4 नंबर सवाल, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो उसने कहा था कहानी लहना सिंह द्वारा मुख्य पात्र उसमें बनाया गया है और ये जो है अमृत शहर का उसमें क्या किया गया है? चित्रण किया गया है, जो पंजाब में पड़ता है, चंडीगढ़ में पड़ता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लहना सिंह के गांव का नाम जो था ये माझे था और मगरे किसके था? उनकी जो प्रेमिका थी उसकी थी। लहना सिंह कहाँ रहता था? वो अपने मामा के यहाँ रहता था, ये भी याद रखिएगा। गुलेरी जी का जन्म हुआ था हरियाणा, जयपुर राजस्थान, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश या गुजरात में। तो गुलेरी जी का जन्म जो है ये जयपुर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। एमबीबीआई क्वेश्चन है और जन्म स्थान से सबसे ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 107 है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बताइए। तो ये बोधा सिंह था, याद रखिएगा, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम। अमृतसर में लहना सिंह कौन थे? भाई, मित्र, मामा या चाचा? तो हमने बताया मामा के यहाँ गए थे। कौन? अमृत शहर में लहना सिंह। 9 नंबर सवाल, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? तो ये प्राणभंग था काव्य पुस्तक, याद रखिएगा। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक, जिसमें शंकर और पार्वती जी का उल्लेख किया गया। 111 और आज का लास्ट सवाल है, अर्धनारीश्वर में किस विधा से संबंध है? एक प्रकार का क्या है? एकांकी है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। तो आज के लिए टोटल के टोटल इतना ही प्रश्न था जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था और सभी चैप्टर को मिला के 111 प्रश्न बनाए गए थे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% बनती है। तो आज के लिए इतना ही। फिर से हम लोग मिलेंगे नए साल में, नए शुरुआत के साथ, नए जोश और जुनून के साथ 2024 में। सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर 2023, बाय बाय हैप्पी न्यू ईयर 2024 और बाय बाय, टेक केयर 2023। तो आप लोगों को भी बाय बाय। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।